वैद्युत फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए हेडिंग देंगे बालक, वैद्युत फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग दिया जाए वैद्युत फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको विद्युतीय फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग विद्युतीय फ्लक्स भी कहते हैं। अब देखिए ये फ्लक्स होता क्या है बालक, ठीक है, इसको समझना होगा, बता दिया जाए, हेडिंग दीजिए जल्दी। समझिए ये विद्युतीय फ्लक्स क्या है, तो किसी सतह से, बात नहीं, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, किसी सतह से किसी क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब चुंबक वगैरह हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट, तो वहां चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो याद रखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई मतलब फ्लक्स हो गया और ई लिख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो जाता है। तो विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई ई से सूचित करेंगे। ये होता क्या है, तो किसी सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। कोई दिक्कत बालक? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर मान लीजिए कि यहाँ से कोई विद्युतीय बल रेखा गया है, यहाँ से कोई विद्युतीय बल रेखा गया है, तो उसको फ्लक्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। हम उसी को फ्लक्स कहेंगे जो किसी खास क्षेत्र से, जो किसी खास सतह से होकर गुजरे। कोई दिक्कत बालक? अब यहाँ ये भी समझना है कि सर फ्लक्स को सूचित कैसे किया जाता है, तो फाई ई। ये होता कितना है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस सतह के क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है, ठीक है। ये जो सतह है इसका अपना एक क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब आप देख सकते हैं फ्लक्स के ऊपर कोई एरो नहीं दिया गया है, फ्लक्स के ऊपर हमने कोई तीर नहीं दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, अदिश राशि। अदिश क्यों लिए हैं, क्योंकि आपने अभी परिभाषा में बताया कि सर किसी सतह से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहा जाता है। तो ये बताइए संख्या सदिश होता है कि अदिश होता है? अदिश होता है। अगर संख्या में दिशा रहेगा तब ना सदिश होगा। तो याद रखेंगे कोई भी संख्या अपने आप में अदिश रहता है। कोई दिक्कत बालक? तो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है, ये जो दिशा है ये सदिश है और सतह का क्षेत्रफल भी सदिश होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर 11th में पढ़े थे ये क्षेत्रफल अदिश है, यहाँ सदिश कैसे हो गया? तो याद रखेंगे जब किसी क्षेत्रफल को किसी बल रेखा के साथ जोड़िएगा या किसी दूसरे भौतिक राशि के साथ जोड़ेंगे तो वो अपने आप में सदिश होता है। जैसे हमारे पास एक सतह है, ये सतह हो गया, कोई पूछेगा कि इसका डायरेक्शन बताइए तो बोलेंगे कि ये तो अदिश राशि है। लेकिन जब इससे होकर कोई चीज गुजरेगा, आप किसी दूसरे भौतिक राशि के साथ जोड़िएगा तब सदिश हो जाएगा। और इस स्थिति में सतह का डायरेक्शन पूछेंगे तो कहिएगा सतह पर लंबवत होता है। यही सतह का डायरेक्शन है, याद रखेंगे। कभी भी आपसे सतह का डायरेक्शन पूछा जाए तो याद रखेंगे सतह पर लंबवत। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है और इसमें देख सकते हैं एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह, 6 सतह दिख रहा है। घन और घन आप देखे हैं, बिल्कुल उसी तरीके का है। अब बताइए कि अगर इस सतह पे पूछेंगे कि इसका डायरेक्शन बताइए तो कहिएगा सतह पर लंबवत, ये इसका डायरेक्शन है। ये सतह है, इसका डायरेक्शन इस पर लंबवत, ये सतह है, इसका डायरेक्शन इस पर लंबवत, ये सतह इसका डायरेक्शन इस पर लंबवत। कभी भी आपसे पूछा जाए कि सतह ये है तो इसका डायरेक्शन बताइए, कुछ नहीं करना है, आपको लंब खींच देना है। तो अब बताइए कि अगर ये सतह है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी के दिशा में होगा। अगर ये सतह है तो इस पर लंबवत हो गया। तो कभी भी सतह का जो डायरेक्शन होगा उस पर लंबवत होगा। कोई दिक्कत बालक? तो जब सतह के पास डायरेक्शन आ गया तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। और आप कह सकते हैं कि सर विद्युतीय फ्लक्स क्या है,
तो विद्युतीय फ्लक्स है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह के क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है। हम लोग दो परिभाषा लिखेंगे, एक फॉर्मूले से लिखेंगे, एक इसका अपना जो गुण है उसके आधार पर लिखा जाएगा। तो परिभाषित किया जाए, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, किसी विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या हो गया, लिख ली होगा 8 बजे क्या थी, चलिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को, लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को, लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को, विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स, उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। हो गया बालक, उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत बालक? तो याद रखेंगे, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही फ्लक्स कहा जाएगा। अगर बाहर से कहीं जाएगा तो फ्लक्स कहा जाएगा बालक? बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है, हमारे पास कोई सतह है और सतह का क्षेत्रफल हम कितना लिए हैं? एस। आप ए से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए से एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम एस लिखे हैं तो आप एस ही लिखेंगे, आप ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सतह है, सतह का क्षेत्रफल आपने एस लिया है और यहाँ से देख सकते हैं कि विद्युतीय बल रेखा गुजर रहा है। तो इसी मात्रा को, इसी संख्या को हमने नाम दिया है फ्लक्स का। अब निकालने का तरीका क्या होगा? तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप देख सकते हैं, इसे भी नोट किया गया है, गुणे सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, नीचे एस हमने लिखा है। तो अभी आपको बताया गया था कि विद्युतीय फ्लक्स एक प्रकार का संख्या है, अतः यह एक अदिश राशि है और अदिश पर हम लोग तीर वगैरह नहीं देते हैं। अब ये क्या है? तो गुणनफल है किसका? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और सतह के क्षेत्रफल का। बीच में डॉट क्यों दिए हैं? क्योंकि ये अदिश है, इसको कहा जाएगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अब एक परिभाषा जो लिखवाएंगे हम इसी से लिखवाएंगे कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं सतह के क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे? पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद यहाँ से समीकरण 2 तक आप लिखिए। पहले आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखिए। ये हमारा विद्युतीय फ्लक्स है, जिसको वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है।
डायग्राम क्लियर है बालक? आप देख सकते हैं कि ये आपका सतह है, सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहेंगे, और ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको अदिश गुणनफल कहा जाता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट किसमें टूटता है? तो कॉस में। 11th में पढ़ा था हमने कि ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। तो अगर ये डॉट हटेगा, परिमाण के रूप में लिखना होगा, तो परिमाण के रूप में लिखिएगा तो एरो हट जाएगा और ये हो जाएगा एस कॉस थीटा। अगर यहाँ क्रॉस रहता तो यहाँ क्रॉस रहता तो इस पर भी वेक्टर का चिन्ह आता, और हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, और ये किसमें टूटता है? साइन। लेकिन ऐसा है नहीं। याद कीजिए पहला घूर्ण में मिला था हम लोग को, टाउ के ऊपर था हमारा एरो, तो वो सदिश राशि था, और वहां पे हम लोग पी क्रॉस ई लिखते थे, और क्रॉस किसमें टूटा था? साइन। आगे बढ़ा जाए, लैंग्वेज थोड़ा सा लिखेंगे। अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल है, कोई दिक्कत बालक? चलिए, अब इसका ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र निकाल लिया जाए। पैराग्राफ चेंज करके नोट में लिखेंगे। नोट में लिखा जाए विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र हो गया बालक? अब देखिए, सबसे पहले हम एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए फ्लक्स के लिए, तो फाई बराबर क्या है? ई डॉट एस है, ये है ना बालक? अब ये बताइए कि ई विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है, इसके लिए क्या पढ़े थे? न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। कोई दिक्कत बालक? अब इसको थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, देखिएगा, परिवर्तन करने वाले हैं। परिवर्तन करने से पहले आपको बता दें कि न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, ये पढ़े थे ना? और आपको ये भी बता दें कि जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ पर एक तो फॉर्मूला मिल गया, क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर अपॉन कूलम इनटू मीटर। दिख रहा है बालक? अब बताइए, इन न्यूटन मीटर को आप क्या बोले हैं लिखने के लिए? जूल। कूलम मीटर। देखिए तो न्यूटन मीटर को जूल से हटा दिए, इतना हो सकता है। क्या इसको लिख सकते हैं कि जूल मीटर कूलम इनवर्स 1? कोई दिक्कत? अब ये बताइए कि जूल प्रति कूलम को आप वोल्ट बोले हैं लिखने के लिए, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर होगा। देखिए इतना मात्रक आपको मिल गया, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, और ये भी। अब इतना निकालना नहीं है आपको, हम समझा दिए। हम तीनों डायरेक्ट लिखेंगे, आपसे पूछने के। यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं कैलकुलेशन,
आप केवल सबके बारे में लिखिएगा। एक और होता है, ये होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर होगा, और एक और होता है जूल मीटर कूलम इनवर्स 1। अब इसके लिए ये जानकारी होना चाहिए, तो ये वाला अगर लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें से 1 न्यूटन 1 मीटर को हम क्या बना दिए हैं, जूल, तो जूल मीटर कूलम इनवर्स 1 हो गया है। और जूल, ध्यान देंगे, जूल और प्रति कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट। देखिए लिखा हुआ है, जूल प्रति कूलम को क्या बोलेंगे, वोल्ट। लिख लीजिए, ये आपका मात्रक है, ये समझने के लिए कि घटाया कैसे गया है। तो आपसे पूछा जाएगा वोल्ट मीटर किसका मात्रक है। चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1 किसका मात्रक है, जूल मीटर कूलम इनवर्स 1 किसका मात्रक है, विद्युतीय फ्लक्स। हो गया, बीमीय सूत्र निकाल दे रहे हैं। चलिए, बीमीय सूत्र देखा जाए, बीमीय सूत्र तो ध्यान देंगे, फाई बराबर ई डॉट एस। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। चलिए, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का बीमीय सूत्र बताइए, बताइए बालक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र बताइए। विषय विजेंद्र कुमार, बताया जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। सही है, बताओ। पड़ोसी से पूछिए, पड़ोसी को खड़ा कीजिए, खड़ा हो जाए पड़ोसी, बोलिए तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का बीमीय सूत्र। A इनवर्स 1, ठीक है, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1 होता है, बैठ जाइए, ठीक है। पीछे वाला रिवीजन करे वाला, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, E का होता है ML T इनवर्स 3, ठीक है, और A इनवर्स 1, यही होता है। अगर भूल जाए तो निकाल लीजिए ना, निकालने का तरीका है हमारे पास, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे अलग से बता देना। देखिए, E इक्वल टू F अपॉन Q होता है ना, तो F का हो गया MLT इनवर्स 2, आवेश का हो गया AT, तो E ML नीचे से ऊपर जाके इनवर्स बढ़ा देगा, और A इनवर्स 1 हो गया। जब भी लगे याद नहीं है, निकाल लीजिए, ध्यान देते। चलिए, तो MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये किसका भी लिखे तो केवल E का बीमीय सूत्र लिखते हैं। अभी S का लिखेंगे, तो S क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए अगर L लेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, L स्क्वायर है, बगल में L है, ये कितना होगा, MLQ T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। हाँ, ए के स्थान पर आई यूज किया जा सकता है, ठीक
ठीक है, m L cube T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, या आपको अगर I लिखना हो तो I भी लिख सकते हैं। चलिए आगे नोट नंबर 2 लिखा जाए। नोट नंबर 2 लिखेंगे, विद्युतीय फ्लक्स एक प्रकार का संख्या है। नोट नंबर 2 में बोल रहे हैं, विद्युतीय फ्लक्स एक प्रकार का संख्या है। विद्युतीय फ्लक्स एक प्रकार का संख्या है, अतः यह एक अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स एक प्रकार का संख्या है, अतः यह एक अदिश राशि है। देख सकते हैं इसके ऊपर कोई एरो वगैरह नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है, अदिश। अदिश के पास क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है बालक, क्योंकि ये तो मात्रा है, ये तो एक संख्या हो गया, और संख्या अपने आप में क्या होता है, अदिश होता है। चलिए क्लियर है। अब एक डायग्राम बनाएंगे और आपसे पूछेंगे फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। अगर ये प्लस आवेश है तो आप पढ़ चुके हैं कि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखा निकलता है, पढ़े ना बालक। तो मान लीजिए से बहुत सारा बल रेखा निकला है, मान लेते हैं। ठीक है, बनाना नहीं है, केवल रफ वर्क कर रहे हैं। अभी नहीं सर टेढ़ा उड़ा खींच दिया, काम ही नहीं है, बस जो काम हम कर ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए दो सतह यहाँ पे हम मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, दो सतह हमने लिया और इसका नाम देते हैं सतह 1 और इसका नाम लेते हैं सतह 2। हमको ये बताइए कि फ्लक्स ज्यादा कहाँ है, सतह 1 में कि 2 में? 1 में। क्यों 1 में ज्यादा है? क्योंकि वहां से विद्युत बल रेखा अधिक गुजरा हुआ है। जहां पर विद्युत बल रेखा की संख्या कम है वहां पर फ्लक्स कम होगा। कोई दिक्कत बालक? अब आपसे पूछा जाए कि कहां पर प्रबल विद्युतीय क्षेत्र है और कहां पर दुर्बल विद्युतीय क्षेत्र है, कहां बताइए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रबल विद्युतीय क्षेत्र है, मजबूत होगा विद्युतीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग होगा। कारण क्या है, यहाँ पर बल रेखाओं का संख्या ज्यादा है। और यहाँ पर दुर्बल विद्युतीय क्षेत्र होगा क्योंकि यहाँ पर बल रेखाओं का संख्या क्या है, कम है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कि जहां पर फ्लक्स अधिक होगा वहां पर प्रबल क्षेत्र बनेगा, जहां पर फ्लक्स कम होगा वहां पर दुर्बल क्षेत्र बनता है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए नोट नंबर 3, कितना नोट हुआ था पीछे? 2 हुआ था। तो नोट नंबर 3 लिखा जाए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, नोट नंबर 3 लिखेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय फ्लक्स, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय फ्लक्स, और डैश दे दीजिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय फ्लक्स और डैश दे दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ पेज वगैरह का यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी ले चुके हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? नहीं है फिर से हमको नया पेज लेके बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, हमको फ्लक्स के बारे में समझना है, तो फ्लक्स के लिए थोड़ा सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। तो ध्यान देंगे, हम नहीं बोला कि एक स्टैंड फैन यूज कर लिया जाए और फैन आप चालू कर दीजिए। तो जब फैन आप चालू कर देंगे तो जो हवा है उसका नाम क्या दे दिया जाए, विद्युत बल रेखा, और जितना दूर में हवा है उसका नाम दे दिया जाए विद्युतीय क्षेत्र। कोई दिक्कत वाला? अब आपके फैन के सामने हम इस सतह को लेके आएंगे और ऐसे रखेंगे इस तरीके से,
तो क्या होगा, हवा इधर से गुजर जाएगा, तो टोटल हवा नहीं से क्रॉस करेगा जी। तो फ्लक्स का मान महत्तम की न्यूनतम, महत्तम। कारण क्या है कि टोटल का टोटल हवा जाएगा। अब कोई सर इधर से भी तो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। ई टोटल से गुजरा कि नहीं गुजरा, तो बिल्कुल गुजरा। तो अब बताइए कि सतह है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण कितना होगा, 0। ठीक है, 0। कैसे, अभी ना बताए हैं कि सतह का जो डायरेक्शन होता है लंबवत होता है। मान लिए कि मेरा सतह हो गया और इसी से ना गुजरना है, तो इस सतह का डायरेक्शन कहाँ है, लंबवत, और हवा कहाँ जा रहा है, तो भी आप ही की तरफ आ रहा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो कोण कितना हुआ, 0। ध्यान देंगे, सतह के साथ नहीं, सतह के दिशा के साथ हम लोग कोण बना रहे हैं। सतह पे तो लंबवत होता ही है, सतह पर तो लंबवत होता ही है बालक, सतह के साथ नहीं, सतह के दिशा के साथ हम लोग कोण ले रहे हैं। आप इस के साथ ना लीजिएगा, इस क्या है, तो आपके क्षेत्रफल का दिशा है, तो क्षेत्रफल का दिशा तो लंबवत होता है। याद रखेंगे कोण जो लेना है, ठीक है, आपको सतह के साथ नहीं लेना है, सतह का जो क्षेत्रफल है उसका दिशा के साथ कोण लेना है। अगर मान लीजिए इसी को हम पलट कैसे कर देंगे तो इसका दिशा कहाँ हो जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत समझने में? तो याद रखेंगे, हमने बोला कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक सतह है, ठीक है, और सतह का दिशा कहाँ होगा, एकदम जस्ट सामने होगा, और हवा भी कहाँ जा रहा है, सामने ही जा रहा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। क्लियर है बालक? तब बताइए 0 डिग्री पर टोटल हवा इससे क्रॉस किया और उसी हवा को आप क्या नाम दिए हैं, विद्युत बल रेखा। तो जब टोटल विद्युत बल रेखा इससे गुजरेगा तो फ्लक्स का मान महत्तम की न्यूनतम, महत्तम। क्लियर है? क्योंकि टोटल का टोटल हवा आपका इससे गुजरेगा। अब हम क्या कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए ऐसे, तो बताइए टोटल हवा इससे क्रॉस करेगा तो फ्लक्स का मान पहले ही जितना रहेगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब बताइए ऐसे कर दिए तो सतह का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, ठीक है, और विद्युत बल रेखा ये क्षेत्र का दिशा सामने है, तो बताइए कोण कितना बनेगा, 90। विद्युत बल रेखा ऐसे जा रहा है, सतह का डायरेक्शन ऊपर है, कोण कितना बनेगा, 90। तो अब बताइए फ्लक्स का मान महत्तम की न्यूनतम, क्या कोई हवा इससे होके गुजरेगा, बिल्कुल नहीं। तो समझ में आ रहा है फ्लक्स कब महत्तम होगा, कब न्यूनतम। चलिए 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, थोड़ा सा कम, 45 पर, 60 पर, 90 पर, पूरा कम, तो पूरा कम कितना होगा, 0, न्यूनतम होगा। तो देखिए बीच वाला हम लोग नहीं निकालते हैं क्योंकि तो वैल्यू है, 30 रख के आप निकालिएगा, 45, 60, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का बात करेंगे। तो आप कहिएगा कि सर 0 पे रखिएगा तो फ्लक्स महत्तम और 90 पे रखिएगा तो फ्लक्स न्यूनतम। कोई दिक्कत बालक? अब हम 0 से 360 में घुमा दे रहे हैं, 0 है तो महत्तम की न्यूनतम फ्लक्स 90, 180, 360 हो गया। अब बता दिए कब महत्तम होगा कब न्यूनतम। तो याद रखेंगे 0 पर याद रखिएगा 0 पर 360 पे क्या मिला है, महत्तम, और 90 पर और 270 पर, यही ना 90 था ऊपर की ओर, तो याद रखेंगे 90 ऊपर 270 नीचे, न्यूनतम हो जाएगा। चलिए अब इसी से संबंधित देखिए एक डायग्राम है सामने, आपको दिख रहा हो, यहाँ पर एक लंबा देखिए विद्युतीय क्षेत्र है, छोटा हो गया था यहीं पे तो और थोड़ा सा लंबा किए हैं इधर ऐड करके। देखिए ये जो व्हाइट कलर का आप लाइन देख रहे हैं ये विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र मतलब आप जो फैन चालू कर दिए थे तो आपका हवा एकदम सीधे जा रहा है, ठीक है, और इसमें सतह लिए हैं, यही सतह लिए है, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे रखे हैं, अभी 3D है तो आपको इसी तरीके से दिखेगा, यहाँ रखे हैं तो सतह का भी दिशा इधर ही है, देखिए सतह का दिशा, और ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा। जब दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो कोण कितना है, ये पहला केस हो गया। अब आपने बोला सर थोड़ा सा घुमा देंगे, जैसे 30, 45 पे आपसे पूछा जा रहा था, घुमा देंगे तो टेढ़ा हो गया, तो क्षेत्र का दिशा नहीं ना बदलेगा बालक, क्षेत्र का दिशा तो वही रहेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये ई है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आप क्षेत्र को घुमा रहे हैं कि अपने स्वतः को घुमा रहे हैं, स्वतः को, हम इसको ना घुमा रहे हैं, फैन तो जैसे था वैसे चल ही रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो वैसे ही रह जाएगा,
और हम टेढ़ा कर दिए, तो मान लिए दो जी काम, मान लिए ये मेरा डायरेक्शन है सतह का, ये सतह का डायरेक्शन, अब टेढ़ा कर देंगे तो ये भी तो टेढ़ा होगा नीचे की ओर इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन सतह का कहाँ गया, नीचे। यहाँ पर कोण कितना बना, थीटा। अभी क्वेश्चन में मेंशन होगा 30 है कि 45 है, क्वेश्चन में मालूम चलेगा। यहाँ पे लोग फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, तो आपने बोला कि इसको हम थोड़ा सा झुका दिए, कितना कोण पर, थीटा कोण पर। अब यहाँ पर कम होगा, पहले से कम होगा। अब कितना कम होगा डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पर। अब आइए लास्ट वाले में, ये 90 हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब कि हम 0 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, फिर ऐसे टेढ़ा करते ऐसे कर दिए, तो सतह का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ है, सामने। कोण कितना बन गया, 90। अब आपने अभी बताया कि सर फ्लक्स तो न्यूनतम होगा, क्योंकि इससे कोई हवा जाने वाला नहीं है, इससे कोई विद्युत बल रेखा नहीं जाएगा, ऊपर से और नीचे से चला जाएगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे मैथमेटिकली, इसको प्रूव करना होगा। और इसके लिए देखिए 3 केस लिए हैं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो रखिए अपने फॉर्मूले में, तो फाई बराबर कितना होगा, ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई एस। तो फ्लक्स का महत्तम मान, अगर पूछा जाए फ्लक्स का महत्तम मान, तो आप क्या बताएंगे, ई एस कितना डिग्री पर महत्तम। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहे हैं जब थीटा डिग्री हो, थीटा मतलब 30, 45, 60 जितना आपको लेके बनाना हो, तो उतना ही छोड़ देंगे। अब तो यहाँ थीटा देगा तब ना मालूम चलेगा, 30 पे, 45 पे, 60 पे, तो यहाँ पे आप निकालेंगे। लेकिन ये जरूर जानकारी होगा फ्लक्स का मान पहले से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बगल वाला है। अब इधर आइए, कितना पे चेक किया जाए, 90 पर। cos 90 के वैल्यू 0 होता है, टोटल क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स का मान क्या होगा, न्यूनतम। कोई दिक्कत बालक, ये ऑब्जेक्टिव है, ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फ्लक्स का मान महत्तम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, फ्लक्स का मान न्यूनतम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए। 90 डिग्री पर फ्लक्स का मान महत्तम होता है कि न्यूनतम, 0 डिग्री पर फ्लक्स का मान महत्तम की न्यूनतम, ये तो पूछा जाएगा। चलिए पहले आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद पीछे। अभी जो हमने लैंग्वेज लिखा है ना, उसके नीचे डायग्राम जल्दी। आप थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, इतना बोल्ड मत बनाइएगा, ठीक है, तो काफी में एडजस्ट नहीं होगा। चलिए साइलेंट हो जाइए, अपना काम कीजिए। हो गया बालक, जल्दी। और कल का क्लास मॉर्निंग में होगा हम लोग का, ठीक है। जो दूर वगैरह से आते हैं, आप नहीं भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो शेयर कर देंगे, आप देख लीजिए। बन गया बालक,
चलिए नेक्स्ट। नहीं बनाया तो बनाइए पहले, इसको जगह छोड़ दीजिए डायग्राम के लिए। जितना ऐसा ही मात्रक है बीमीय सूत्र सारा याद होना चाहिए बालक। चैप्टर स्टार्टिंग में आपको नोट वगैरह लिखवाया गया था, सारा वैल्यू याद रखिए। हो गया। इसमें 3 लिए हम लोग, एक 0 डिग्री पर लिए हैं, एक थीटा पर लिया गया है, एक 90 पर। इसमें ज्यादा हमको ध्यान देना होगा महत्तम न्यूनतम पर। 0 90 का केस याद रखिएगा, बाकी जो थीटा देगा आप रख के वहां पे निकालेंगे। 30 45 जो भी देगा आप वहां पे रख के। चलिए पीछे वाला छूटा हुआ है, ठीक, डायग्राम बना लीजिए। तो यहीं पे रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में किया जाएगा। बंद करो तो बंद।